अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है स्कैफोल्डिंग, हमारी जो सीरीज़ चल रही है स्कैफोल्डिंग के ऊपर कि स्कैफोल्डिंग क्या चीज़ है, कंस्ट्रक्शन में स्कैफोल्डिंग का पर्पस क्या होते हैं और स्कैफोल्डिंग की जो है एरेक्शंस और उसके रिलेटेड हम लोग स्किल जो है उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि आप लोगों को एजुकेट करना है कि स्किल कैसे सीखते हैं। देन हमारे साथ हैं शहजाद भाई जो हैं वो स्पेशलिस्ट हैं स्कैफोल्डिंग के। स्कैफोल्डिंग का लॉन्ग टाइम से ये एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट हैं, इनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्कैफोल्डिंग के रिलेटेड इनको पता हैं और ये हमारे साथ अपना वैल्यूएबल टाइम और वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे कि एक नया बंदा जो इस फील्ड में आना चाह रहा है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और क्या क्या चीज़ें समझनी चाहिए और क्या चीज़ें उसको करनी चाहिए। ठीक है जी। आज का जो हमारा ये सीरीज़ लॉन्ग टाइम चलेगी, इसके और भी सब्जेक्ट जो हैं आज हम लोग कवर कर रहे हैं। मटेरियल की जो स्पेसिफिकेशंस है मटेरियल, उसके बाद मटेरियल की कंपोनेंट्स क्या होते हैं स्कैफोल्डिंग के, उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी। तो शहजाद भाई वेलकम अगेन, बहुत शुक्रिया आपने कल जो हमें एजुकेट किया, जो चीज़ें आप लोगों ने कल हमें आपने बताई हैं, स्पेशली स्कैफोल्डिंग कैसे अरेक्ट करते हैं। लेटर ऑन हम इसके ऊपर एक और ब्लॉग देंगे कि स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द बिगिनिंग टू टॉप हम लोग एरेक्शन में कैसे कैसे किन चीज़ों को देखना है उसके ऊपर बात करेंगे। आज स्पेशली आपने हमें जो है मटेरियल और कंपोनेंट जो स्कैफोल्डिंग के हैं उनके बारे में बताना है कि हमारे जो लर्नर्स हैं, जो हमारे इस फील्ड में आने वाले दोस्त हैं, जो इस फील्ड को चूज़ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उन लोगों को पता होनी चाहिए स्टैंडर्ड वाइज। ठीक है जी। तो क्या चीज़ें उन्होंने करनी हैं उसके हिसाब से आपने हमें बताना है। मैं आपसे 1 बाय 1 क्वेश्चन करता जाऊंगा चीज़ों के बारे में। ठीक है जी। और आपने उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके तरफ। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरे बारे में जो बताया इतना तो नहीं, पर इंशाल्लाह अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जो हमें आता है, जितना हमें पता है, तो इंशाल्लाह अपनी जो बेस्ट इंफॉर्मेशन है, जो बेस्ट नॉलेज है, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं, शुरुआत लेते हैं अपने स्कैफोल्डिंग प्लंक्स से। ये स्कैफोल्डिंग प्लंक्स हैं। तो ये जो स्कैफोल्डिंग प्लंक्स होते हैं, ये इसके लिए स्टैंडर्ड ये है कि इसका 25 सेंटी या 225 mm ये इसकी वेड्थ होती है स्कैफोल्डिंग प्लंक्स की। इसकी थिकनेस होती है 38 mm। जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं स्कैफोल्डिंग प्लंक्स, इसकी 38 mm थिकनेस होती है। और लेंथ ये जिसको 3 मीटर बोला जाता है या 4 मीटर बोला जाता है, तो 4 मीटर वो 3.9 मीटर होता है। एक्चुअली ये 3.9 मीटर होता है जो 4 मीटर जिसको बुलाते हैं, या जिसको 3 मीटर बुलाते हैं वो 2.9 मीटर होता है। और ये जो स्कैफोल्डिंग प्लंक होता है ये एक सिंगल वुड नहीं होता। स्कैफोल्डिंग प्लंक के लिए स्टैंडर्ड ये है कि ये इसको LVL प्लंक बोलते हैं, लंबर वेनियर लेमिनेटेड। ये स्कैफोल्डिंग प्लंक्स का ये एक स्पेसिफिकेशन है कि ये मुख्तलिफ प्लाईस को केमिकल के साथ उसको कंप्रेस करके, तो वो 15 से 18 प्लाईस उसको कंप्रेस करके उसका ये प्लंक बनता है। था कि ये एक दरख्त को काट के बना दिया, ये हो गया। ये ऐसा स्कैफोल्डिंग प्लंक सब नहीं है। एक सिंगल वुड होगा उसको कारपेंटर प्लंक बोल सकते हैं, उसको स्कैफोल्डिंग प्लंक नहीं बोल सकते। तो स्कैफोल्डिंग प्लंक के लिए ये जो फटा है, एक बिगिनर अगर स्कैफोल्डर एक आता है स्कैफोल्डिंग के लिए, वो अगर इसको फटा कहता है, कुछ चीज़ें होती हैं बिगिनर्स को मालूम होनी चाहिए कि ये प्लैंक्स इसको बोलेंगे। स्कैफोल्डर जो है उसको पता होना चाहिए कि प्लैंक्स उसने ऑर्डर देना है। ठीक है जी। ये एक मिक्सचर है, इसका जो मटेरियल टाइप है जो आपने अभी कंफर्म कर दिया, बहुत शुक्रिया। ये हमारे नॉलेज में एक इजाफा आपने कर दिया है कि ये स्पेसिफिक एक स्पेशल मटेरियल होता है, उसके साथ इसको बनाया जाता है। सर ज़बरदस्त हो गई। और ये जो अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारा पहला वाला ऊपर का प्लंक पड़ा है ये डैमेज है। ये स्कैफोल्डिंग में ये यूज़ के लिए अलाउड नहीं है। ये जो ऊपर वाला प्लंक है ये डैमेज प्लंक है, तो डैमेज प्लंक ये स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म में ये यूज़ के लिए अलाउड नहीं है ये वाला। और इसके लिए एक ये फिर इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड है कि स्कैफोल्डिंग प्लंक जब मैन्युफैक्चर बनाता है तो इसके लिए फिर स्टैंडर्ड ये है कि ये ओशा प्रूफ टेस्टेड। तो जब ये ओशा इसको प्रूव करने के लिए उस पर अपना स्टैंप लगाते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और
इस पे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका एक स्टैंप लग जाता है, तो ये ओशा प्रूफ टेस्टेड होना चाहिए। अब ये फॉर एग्जांपल ये जो टेस्ट आप बोल रहे हो ये सर। लिखा हुआ है इसके ऊपर ओशा मेड स्टैंडर्ड। मेड इन चाइना। अब ये एक एज्यूम करते हैं कि अब ये प्लैंक्स जो है कोई कंपनी खुद से बना लेती है, कोई सर। खुद ही स्टैंप लगा देती है, तो हम लोग उसको क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? उसका क्या तरीका है कि हाँ ये स्टैंप लगा है ओके है, ये स्टैंप नहीं लगा ये नहीं ओके है? हम लोग किस तरह कंफर्म करेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड मटेरियल है, प्रूफ मटेरियल है कि नहीं? सर कोई भी कंपनी खुद से कभी भी ये चीज़ नहीं लगा सकती जब ISO और ओशा से उसकी एफिलिएशन ना हो, उससे वो अप्रूव्ड एक मैन्युफैक्चरर ना हो, वो इस पे अपना ये स्टैंप खुद से नहीं लगा सकता। तो इसके लिए ओशा और ISO से एफिलिएटेड मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, और ये उनको ओशा और ISO वाले इसको अप्रूव करवाते हैं, तो उसके बाद इसको ये इजाज़त होती है कि वो जो मैन्युफैक्चर है उसने जो मैन्युफैक्चर किया उसके ऊपर टेस्टिंग के बाद इसके ऊपर ये स्टैंप लग जाता है। ज़बरदस्त। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, दूसरा कंपोनेंट दूसरा पार्ट हम लोग चेक करते हैं कि क्या होता है इसका फोल्डिंग जो मटेरियल है उसमें क्या क्या चीज़ें, सेकंड मटेरियल जो है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब ये हमारे पास एक है स्कैफोल्डिंग ट्यूब है या पाइप है। अब कल वाली जो वीडियो में एक आपने कहा था पाइप, और हमें थोड़ा सा इस पे क्लैरिफाई करें कि इसको सेफ्टी के अपना स्कैफोल्डिंग मटेरियल के लिहाज से इसको क्या टर्म्स में बोला जाएगा और इसका क्या नाम है और इसको कैसे बुलाया जाएगा। एक स्कैफोल्डर जो है वो किस तरह इसको हैंडल करेगा और किस तरह वो मटेरियल रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है जी, प्लीज़। सर वो कल वाली जो मेरी एक मिस्टेक थी वो रिमाइंड कराने के लिए भी शुक्रिया। ये स्कैफोल्डिंग ट्यूब होता है, स्कैफोल्डिंग पाइप नहीं होता। कल वाली वीडियो में मैंने बार बार रिपीट किया पाइप, पर स्कैफोल्डिंग ये जो पाइप होता है ये पाइप की वो किस्म है जिसको ट्यूब बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग वाले पाइप को ट्यूब ही बोलते हैं। तो इसको ट्यूब और पाइप में फिर फ़र्क क्या है? ट्यूब जिसका आउटर डाया, जिसका डायमेंशन लिया जाता है थिकनेस के आउटर डाया से या इनर डाया से। बाजवा साहब इधर आइए। ये जो स्कैफोल्डिंग का डाया है इसका आउटर शेल से आउटर शेल तक डाया लिया जाता है या इनर शेल से इनर शेल तक डाया लिया जाता है, तो इसको ट्यूब बोलते हैं। और जो पाइप होता है उसका ये थिकनेस के सेंटर टू सेंटर उसका डायमेंशन लिया जाता है, उसका डाया लिया जाता है, तो उसको पाइप बोलते हैं। और जिसका डाया आउटर शेल से आउटर शेल तक या इनर शेल से इनर शेल तक लिया जाता है तो उसको थिकनेस के ये उसको ट्यूब बोलते हैं। तो ये स्कैफोल्डिंग वाला ये ट्यूब है। चले जी, अभी ये कंफर्म हो गया, वेरी गुड। तो ये हम लोग इसको ट्यूब बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग ट्यूब। सो इसका काम है जो आपकी जो स्कैफोल्डिंग को ये बेस कर रहा होता है, आपका स्ट्रक्चर जो बनाता है वो ये पाइप है जिससे आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो विद अदर कंपोनेंट्स और कपलर्स और ये वो उनके साथ मिलके ये आपका एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए ट्यूब काम है। ट्यूब से रिलेटेड थोड़ा सा ब्रीफली बताता चलूँ आपको कि जो स्कैफोल्डिंग ट्यूब होता है इसके लिए स्टैंडर्ड क्या है। स्कैफोल्डिंग ट्यूब के लिए स्टैंडर्ड ये है कि इसका जो वॉल थिकनेस है ये वॉल थिकनेस 3.2 mm या 4 mm। ये जो वॉल थिकनेस है इसका ये 3.2 mm या 4 mm होगा। और इसका आउटर शेल ये जो डाया है ये 48.2 mm। और इनर शेल का दो किस्म का होता है। अगर ट्यूब हमारा 3.2 थिकनेस का है तो उसका 40.9 mm होगा। और अगर हमारा ये जो स्कैफोल्डिंग ट्यूब है वो उसकी वॉल थिकनेस 4 mm वाला है तो वो 41 डाया 41.8 होगा। और इसके लिए एक और के ये जो स्कैफोल्डिंग इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग ट्यूब के लिए स्टैंडर्ड ये है कि ये गलवनाइज ये पेंटेड नहीं होगा, ये गलवनाइज होगा। इस पे अगर पेंट होगा तो ये स्कैफोल्डिंग में अलाउड नहीं है, क्योंकि पेंट स्लिपरी होता है, उसके ऊपर वो ग्रिप नहीं रहता कपलर का। ये ट्यूब एंड कपलर फिटिंग है तो पेंट के ऊपर कपलर की वो ग्रिप नहीं रहती, तो ये गलवनाइज होगा। सेकंडली अगर ऊपर पेंट होगा तो नीचे रस्टेड है, मटेरियल रस्टेड है, वो भी नहीं पता चलेगा कि रस्टेड है या डैमेज है कुछ भी है। तो इसका मतलब ये है कि परमिट इसको पेंट करना परमिटेड नहीं होगा। नहीं है परमिटेड। प्रोसीजर्स में स्कैफोल्डिंग की इंस्टॉलेशन में
अगर पेंटेड मटेरियल आए तो हम लोग उसको रिजेक्ट कर सकते हैं सर। सो अगर जो बिगनर है, जो एक बंदा सीखना चाह रहा है और जिसको इस फील्ड में आ रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि स्काफोल्डिंग जो ट्यूब है वो कभी भी पेंटेड नहीं होगी। सर तो ये गल्वनाइज प्लस एम्बोस, इसके जो स्टैंडर्ड है वो इसके ऊपर एम्बोस होंगे कि ये स्काफोल्डिंग ट्यूब के लिए जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं इधर कंस्ट्रक्शन साइड में, उसके लिए 3 स्टैंडर्ड है, EN 10219, EN 39 या BS 1139। इन तीनों में से इसके अलावा और भी स्टैंडर्ड्स है जो यूरोप के या मुख्तलिफ ममालिक के और स्टैंडर्ड्स है, पर ये नॉर्मली जो कंस्ट्रक्शन साइड में इधर यूज़ हो रहा है तो ये 3 स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा है। तो इन तीनों में से या जो किसी और स्टैंडर्ड के साथ ये मैन्युफैक्चर एफिलिएटेड है तो उसका एम्बोस होना लाजमी है। और इसके एम्बोस होने के लिए हम इसका डेमो भी दिखाएंगे। ये ट्यूब के ऊपर ये एम्बोस होके आता है। जब मैन्युफैक्चर होता है तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ये इसका स्टैंडर्ड, इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर और मंथ और मैन्युफैक्चर का नाम ये एम्बोस होके आता है। चले जी, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट जो हैं इसके ट्यूब के बाद जो क्लम्प्स हैं, जो इसके पार्ट्स हैं, कपलर्स, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है जी। अब आप ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन से पार्ट हैं और क्या क्या उनका पर्पस होता है, किस तरह उनको यूज़ करना है प्लीज़। तो जिस तरह आप कैमरा मैन आपको दिखाए, ये राउंड या इसका जो स्टैंडर्ड नाम है ये स्वेबल का क्लम्प है और इसके लिए स्टैंडर्ड है EN 74। अच्छा, इसको सर्वाइवल क्लम्प क्यों बोलते हैं? इसको स्वेबल या राउंड या एडजस्टेबल इसलिए बोलते हैं कि ये एडजस्ट हो जाता है। ये एक पोजीशन पे नहीं, जिस पोजीशन पे आप इसको, स्पेशली ये ब्रेसिंग में यूज़ होता है, पर जिस पोजीशन पे आप इसको एडजस्ट करना चाहो ये उस पोजीशन पे एडजस्ट हो जाता है। मींस ये 380 डिग्री पे जो है मूव करता है, ये मूव करता है, पे मूव कर जाता है। ये मूव कर जाता है। इसके अलावा फिर इसको बोर्ड रिटेनिंग क्लम्प, नॉर्मली इसका बोल्डिंग के इस्तिलाह में इसको बोर्ड क्लम्प बोलते हैं, पर ये इसका जो स्टैंडर्ड नाम है वो बोर्ड रिटेनिंग क्लम्प। ये इसका बोल्डिंग प्लेटफॉर्म में, जब प्लेटफॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो उसके ऊपर बोर्ड को आपस में जोड़ के रखने के लिए और उसको सिक्योर करने के लिए ये क्लम्प यूज़ होता है। इसके लिए भी इसका स्टैंडर्ड स्कैफोल्डिंग जितने भी क्लम्प फिटिंग है सबका स्टैंडर्ड EN 74 है, मसिवाय ये बोर्ड रिटेनिंग क्लम्प। और ये जो हमारा दूसरा क्लम्प है जिसको पुट लॉक या नॉर्मली स्कैफोल्डिंग के इस्तिलाह में सिंगल क्लम्प बोलते हैं, इसका BS 1139 है। इसका स्टैंडर्ड आपको कैमरा दिखा सकता है, इसका BS 1139 है और ये इस पे एम्बोस होगा। अच्छा, इस बॉक्स में हमारा जो एंड टू एंड जिसको बोलते हैं या नॉर्मली स्कैफोल्डिंग के इस्तिलाह में इसको जॉइंट बॉक्स बोलते हैं। तो ये स्कैफोल्डिंग को एक्सटेंड करने के लिए, 2 पाइप को आपस में जोड़ने के लिए ये क्लम्प यूज़ होता है। तो इसका भी स्टैंडर्ड EN 74 है। और स्कैफोल्डिंग ट्यूब एंड कपलर फिटिंग में सबसे मेन किरदार होता है ये राइट एंगल, जिसका स्टैंडर्ड नाम राइट एंगल है, जिसको 90 एंगल या स्कैफोल्डिंग के इस्तिलाह में इसको डबल क्लम्प बोलते हैं। तो इसके लिए भी स्टैंडर्ड EN 74 है। ट्यूब एंड कपलर फिटिंग में जो सस्पेंडेड स्कैफोल्ड या हैंगिंग स्कैफोल्ड या सपोर्टेड स्कैफोल्ड को सपोर्ट देने के लिए यूज़ होने वाला क्लम्प बीम गार्डर क्लम्प या बीम क्लम्प, जो स्कैफोल्डिंग के आम इस्तिलाह में इसको बीम क्लम्प बोलते हैं। तो ये बीम क्लम्प है। तो ये हमारा जो मेन कंपोनेंट है स्कैफोल्डिंग का, जो एक्सिस के लिए यूज़ होता है, स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए एक्सिस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है। तो ये स्ट्रेट लैडर या पोर्टेबल लैडर जिसको बोलते हैं, इसका आपको सामने नज़र आ रहा है, नॉर्मली ये यूज़ होता है और ये एल्युमिनियम का या मेटल का बना हुआ होता है। तो हमारे पास जो अवेलेबल है ये एल्युमिनियम पोर्टेबल लैडर है। स्क्रीव जैक है जो स्कैफोल्डिंग के बेस में इस्तेमाल होते हैं, जो स्कैफोल्डिंग का सोल बोर्ड के ऊपर, जो स्कैफोल्डिंग के स्टार्ट में यही कंपोनेंट यूज़ होता है। इसमें दूसरा जो हमारे पास कंपोनेंट होता है वो बेस प्लेट या ये वाला एडजस्टेबल, जहाँ अनइवन ग्राउंड हो या जहाँ पे फाउंडेशन आ रहे हो तो उसको सब स्कैफोल्डिंग के किकर लिफ्ट को या स्कैफोल्डिंग के बेस को लेवल करने के लिए इसको यूज़ करते हैं।